चलो बच्चों शुरू करते हैं आज 5th चैप्टर का रिवीजन। और चैप्टर का नाम तो सुना ही होगा आपने, बैंकिंग, जिसके अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है, कमर्शियल बैंक के बारे में और सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है ना, पढ़ना तो क्या ही है, आज तो पढ़ तो चुके ही हैं, है ना। काफी दिनों से चैप्टर को शुरू किया हुआ था, आज तो इसको बस वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं बच्चों, कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी। कल अगर किसी ने क्लास छोड़ी ना, तो ये समझ के चलना कि 6th चैप्टर तो आपके समझ में आने वाला नहीं है। फिर 6th चैप्टर आपका एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, और बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर है। अब टेस्ट भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल अब टेक्निकल चीजें चलेगी। अब ना मैं हमेशा से पता क्या करते हैं, थोड़ा सुन लो, वैसे तो रिवीजन का टाइम है लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ कि जो भी चैप्टर्स आपकी बुक्स में शुरू में दिए हुए हैं ना, वो मैं बाद में इसलिए करा रहा हूँ कि जस्ट आपकी एक समझ बन जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के और इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो वो जो आपकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्ड हो चुकी है 5 चैप्टर के बाद। अभी टेक्निकल वाले चैप्टर क्या स्टार्ट होंगे बिल्कुल। और अगर एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग समझ में नहीं आया ना आपको, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कल की छुट्टी मत लगाना, अपने रिस्क पे छुट्टी मारना। चलो शुरू करते बच्चों। सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चे बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, और नहीं भी पढ़ते हैं तो ये पता भी है आपको कि एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनामिक होता है। और एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है तो उस केस में जो हमारा वर्किंग स्टाइल है किसी भी एक बिजनेसमैन का, वो चेंज होता रहता है, खासकर किसको लेकर के, फाइनेंस को लेकर के। जैसे कि सारे बच्चों को ये तो मालूम ही है कि 2016 में क्या हुई थी बच्चों, नोटबंदी हुई थी, है ना। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और डिमोनेटाइजेशन के बाद से काफी बूम मिला है, किसमें बूस्टअप मिला है, किसमें, बैंकिंग सेक्टर में। क्योंकि जो कैशलेस ट्रांजेक्शन्स है वो क्या होने लगी, ज्यादा होने लगी। पहले कैश में क्या होती थी, ट्रांजेक्शन्स होती थी एटलीस्ट, अगर कुछ भी, अगर मैं किसी की भी बात ना करूं, जस्ट एक फैक्टर की बात करूं, यूपीआई की, तो जो छोटी 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 पेमेंट है, वो तो यूपीआई में उससे मतलब यूपीआई की वजह से काफी उसमें क्या आया है, बूम आया है ना। तो बच्चों जब हम बैंक की सर्विस लेते हैं, और बैंक सारे बच्चों को ये पता है कि टर्शरी सेक्टर में आता है, तो एक बैंकिंग जो सर्विसेज होती है और एक जो बैंकर्स होते हैं, वो हमारे लिए, एक बिजनेसमैन के लिए कितने मायने रखता है ना। वो एक बिजनेसमैन ही जानता है कि वो उसके बारे कि उसके लिए उसकी क्या अहमियत है बैंक की। बिकॉज सारी ट्रांजेक्शन्स को अल्टीमेटली सेटल कराने में कौन ही हेल्प करता है, खासकर उस केस में तो, अगर देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन बायर एंड सेलर, अगर ज्योग्राफिकली एक स्प्रेड एरिया है, ठीक है ना, स्कैटर्ड एरिया है, जहाँ पे मेरे को अपने कस्टमर के साथ क्या करना है, अपने क्लाइंट के साथ डील करना है, तो वहां पे बैंक क्या करता है, बड़ा हेल्प करता है। और ये तो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने में हेल्प करता है। इवन अगर बच्चों हमें एक्सपेंशन के लिए अपने बिजनेस के और डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर फंड्स चाहिए होते हैं, तो बैंक हमें बड़े सारे फंड्स भी क्या करता है, अलॉट करता है, फ्री में नहीं देता, उसके लिए वो चार्ज करता है। ठीक है ना। तो बच्चों ये सारी चीजों को समझने के लिए कि बैंक हमारे लिए क्या क्या करता है, वो हमें कौन कौन सी सर्विसेज देता है, वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है बैंक, ठीक है ना, हम एज अ बिजनेसमैन कौन कौन सी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं एक बैंक की, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है, जिनको आज हम रिकॉल करने वाले हैं। ये मैंने इस चैप्टर का एक थोड़ा सा हल्का सा आपको टच दिया, वो टच मतलब रिकॉल कराया। बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले कुछ भी समझने से पहले, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक होता कौन है। कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन होता है जो दो काम करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड एडवांसिंग लोन टू द जनरल पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हमारे देश में बड़े सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, आप बता सकते हो, कुछ नाम बता सकते हो, हाँ जी बताओगे ना। एसबीआई, पीएनबी आपने बोला, ठीक है ना, केनरा बैंक आपने बोला, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, देना बैंक, आईडीबीआई बैंक, बंधन बैंक, ठीक है ना। छोटे लेवल पे भी होते हैं, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक जैसे आप बोल रहे हो, तो ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है बच्चों, क्या है, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, बात करते हैं फंक्शंस की कि ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं क्या काम करते हैं। बच्चों इनके जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी फंक्शन एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन बच्चों बैंक के मेन फंक्शन होते हैं, और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं सब्सिडियरी फंक्शन। कौन से फंक्शन, जिसको हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं,
और तीन नाम से जान सकते हो उसको, एक सेकेंडरी, डेरिवेटिव या सब्सिडरी फंक्शन, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होने का। अगर मैं बात करूं किसकी, प्राइमरी फंक्शन की भी, तो प्राइमरी फंक्शन भी बच्चों वही दो होते हैं जो हमने डेफिनेशन में देखे थे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। बात करें अगर डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने की, तो जो कमर्शियल बैंक है अपनी डेली प्रैक्टिस में बड़े सारे टाइप के क्या करता है, वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। तुम्हारे पास छोटी छोटी अमाउंट पे पैसा है, तुम एक स्टूडेंट हो, है ना, तो तुम्हारे पास एक सेविंग है, छोटी छोटी आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उससे आप कुछ पैसा सेव करते हो, तो वो आप किस खाते में रखोगे, किस अकाउंट में रखोगे, सेविंग अकाउंट में। लेकिन एक बिजनेसमैन को तो कॉन्टिन्यूसली क्या करनी होती है, ट्रांजेक्शन्स करनी होती है, ये ट्रांजेक्शन करनी होती है एक बिजनेसमैन को, तो क्या होता है बच्चों, तो उसके लिए क्या नहीं है, उसके लिए जमेगा नहीं क्या, सेविंग अकाउंट, तो उसे कौन सा अकाउंट चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए। एक बंदा डेली बेसिस पे क्या कराता है, जमा कराता है, डिपॉजिट कराता है, डेली एक एक्स अमाउंट क्या कराता है, डिपॉजिट कराता है, तो वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, ठीक है ना। एक बंदा फिक्स टाइम के लिए क्या करा रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है और अगले 1 साल 2 साल या अगले 15 दिन, इवन फिक्स टाइम के लिए, मतलब कह के, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 2 दिन हो, चाहे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो उसके मतलब इतने टाइम के लिए उसके पास पैसा बचा हुआ है, एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो वो एफडी करा सकता है, फिक्स डिपॉजिट। एक मैंने आपको अलग से बताया था, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल डिपॉजिट ऑप्शन अकाउंट, ठीक है ना, एमओडी होता है। वो क्या होता है बेसिकली, उसमें आपको ना किसके भी फीचर मिलते हैं, एफडी के भी फीचर मिलते हैं और सेविंग की भी फैसिलिटी उसमें मिलती है कि एक उसमें क्या होता है, एक लिमिट तय होती है, पहले ही सेट होती है, उस लिमिट तक आपका पैसा किस में रहेगा, सेविंग में रहेगा, उसके ऊपर जितना भी पैसा जाएगा वो सब ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें ऑटो स्वीप फैसिलिटी होती है। क्या होती है, ऑटो स्वीप फैसिलिटी। तो बच्चों यहीं पे वो जो सारे डिपॉजिट्स है, मतलब उनमें से कुछ, ये तो मैंने आपको ज्यादा बताए, इनमें से वो भी मैंने कवर किए जो हमने 11th क्लास में पढ़े हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो केवल करंट अकाउंट की और एफडी की और सेविंग डिपॉजिट की, 3 डिपॉजिट की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। मेन तो यही होते हैं, बाकी तो वो क्या होते हैं, और होते तो है लेकिन उनमें लोग कम डील करते हैं, रिकरिंग में भी लोग डील कर सकते हैं लेकिन इन कंपैरिजन टू करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कम डील करते हैं, ठीक है ना। एमओडी के बारे में तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि ऐसा भी कोई करके अकाउंट होता है। आईसीआईसीआई वाले, मतलब आईसीआईसीआई में भी जाओगे ना तो वो भी ये बोलेंगे कि जी हमारी ब्रांच को, यहाँ वाली ब्रांच को, तो रूरल ब्रांच को तो ऐसी फैसिलिटी अलाउ नहीं है, ठीक है ना। आप कोई जो हाईटेक सिटी है, जो मेट्रो सिटीज है, उनमें इस तरह की जो ब्रांचेस होती है उनमें क्या रहता है, इस तरह की फैसिलिटी एमओडी की रहती है। खैर, बात करें अगर बच्चों करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कौन खुलवाता है, बिजनेसमैन खुलवाता है, अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को स्मूथली क्या करने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे वो क्या, एक बात बताओ मेरे को, क्या वो जो ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है ना, डे टू डे बेसिस पे, क्या उन पे रेस्ट्रिक्शन होती है करंट अकाउंट में, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, वो कितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकता है और कितनी भी अमाउंट की कर सकता है, ठीक है ना। क्या मुझे बताओ, अगर मैं बात करता हूँ करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट जो है, क्या मैं उनको डिमांड डिपॉजिट बोल सकता हूँ, जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है उनको मैं डिमांड डिपॉजिट बोल सकता हूँ क्या, क्यों, बिकॉज एक जो बिजनेसमैन है वो अपने पैसे को कभी भी निकाल सकता है, और डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट से बाय इशूइंग द चेक, क्या इशू करके, चेक इशू करके, तो ये डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, इनके ऊपर कोई वो मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इनफैक्ट बैंक और क्या करता है, सर्विस चार्ज क्या करता है आपसे, चार्ज करता है, लेवी करता है आपके ऊपर, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, आपके खाते को, आपके अकाउंट को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से सारी चीजें लगभग लगभग मैंने यहाँ पे कवर कर ली। नेक्स्ट है एफडी की, अगर हम बात करें तो एफडी को अगर हम दूसरे नाम से जानते हैं तो किस नाम से जानते हैं बच्चों, एफडी को करंट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, कौन से डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, बिकॉज वो एक फिक्स टाइम के लिए क्या किए जाते हैं, इन पे इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है, कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, किससे ज्यादा मिलता है, सेविंग डिपॉजिट से ज्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट कराए गए हैं और बैंक क्या कर सकता है, इनको फिक्स टाइम के लिए आगे लोन दे सकता है, तो उन्हें ये श्योरिटी रहती है कि इतने टाइम तक तो ये बंदा पैसा लेने के लिए नहीं आएगा, तो बैंक उस पर ज्यादा, इतना ज्यादा भी नहीं करता है, इन्फ्लेशन रेट से तो बहुत कम होता है, आधा ही होता है इन्फ्लेशन से, तो जितनी इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। और ये आपके क्या हो गए बच्चों, फिक्स डिपॉजिट हो गए। एक और पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इन पे चेक बुक आपको इशू होती है, चेक की फैसिलिटी इस पे मिलती है, नहीं मिलती है, चेक का क्या काम,
जब आपने एफडी करा दी, फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करा दिया, तो चेक बुक को क्या करना, इन पे आप चेक इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट में इनको डिमांड डिपॉजिट तो इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज इनको भी हम निकाल सकते हैं, बट बच्चों यहाँ पे क्या होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती है। रेस्ट्रिक्शन किसके रिगार्डिंग होती है, एक तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग होती है कि कितनी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, और दूसरा अमाउंट के रिगार्डिंग भी हो सकती है कि कितनी अमाउंट तक आप क्या कर सकते हो, इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये दोनों को लेकर के क्या होता है बच्चे, यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती है। किसके ऊपर, सेविंग के ऊपर। किसके ऊपर, सेविंग के ऊपर। जैसे आप दिन की बच्चों अगर सेविंग खाते में 3 4 5 ट्रांजेक्शन कर लो तो ये भी बहुत है, ठीक है ना। आप बार बार अगर अपने मतलब मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स अगर कर भी ली तो 10 ट्रांजेक्शन से मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा करेगा। 10 तो यार करंट अकाउंट वाला भी नहीं करता, ठीक है ना। करंट अकाउंट वाला भी सुबह जाके करके बस एक बार बैंक वालों का मुंह देखता है जब वो पूरा का पूरा माल जमा कराने जाता है, बाकी तो वो चेक इशू करता रहता है या एनईएफटी आरटीजीएस वो मोबाइल एप्लीकेशन से करता रहता है। किसी के पास खाली टाइम हो तो बात एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। यहाँ पे सेविंग में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस होती है। अच्छा इस पे मेरे को बताओ इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, किसके कंपैरिजन में, एफडी के कंपैरिजन में, है ना। और ये अकाउंट को ऑपरेट कराया जाता है ताकि हम अपने लोगों के अंदर ना एक सेविंग की हैबिट इनकलकेट कर सके। क्या कर सके, सेविंग की हैबिट इनकलकेट कर सके, यानी कि सेविंग की हैबिट डेवलप कर सके। चलो बच्चों तीनों डिपॉजिट हो गए। अगर बात करें किसकी, कुछ और पूछना है, कुछ और पॉइंट रह गया यहाँ पे, नहीं ना। अच्छा एक एक बात बताओ मेरे को, क्या इस पे चेक बुक इशू होती है, हाँ चेक बुक इस पे इशू होती है, ठीक है ना। आप चेक इशू कर सकते हो अपने सेविंग अकाउंट के लिए। नेक्स्ट है बच्चों एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अभी तो हमने प्राइमरी फंक्शन का पहले वाला पढ़ा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और डिपॉजिट भी 3 टाइप के पढ़े, मतलब मैंने कवर किए 5 टाइप के, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में यहाँ पे है वो हमने 3 टाइप के प्रॉपर कवर किए। बात करें अगर उसके दूसरे फंक्शन की जैन साहब, तो एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एडवांसिंग ऑफ लोन मतलब बैंक लोन लेता है। अच्छा एडवांसिंग का मतलब देना होता है क्या, अच्छा सॉरी सॉरी मेरे को, माय बैड बच्चों। एडवांसिंग ऑफ लोन, बैंक क्या करता है, लोन देता है। अच्छा तो आप मेरे को बताओ क्या बैंक एक ही टाइप के लोन देता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन देता है। काहे देना बैंक ने लोन, काहे दो, काहे, प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, बिकॉज जो डिपॉजिट बैंक में आए है ना, बैंक उन डिपॉजिट को आइडल नहीं रखेगा। बैंक क्या करेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नॉन जनरेटिंग एसेट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। तो बैंक ने क्या करना है, उसको जनरेटिंग एसेट बनाना है। क्या बनाना है, जनरेटिंग। तो बेटा तभी होगा जब वो क्या देंगे, मलिक साहब लोन देंगे। बात तो सही है, हाँ बोलो ना। हाँ जी, अब डिफरेंट टाइप के बैंक लोन ऑफर करता है, जिसमें से कि बच्चों बहुत सारे तो हमें नहीं पढ़ने हैं, है ना, क्योंकि क्या हो सकते हैं आज के टाइम पे तो बैंक ने बड़े सारे क्या बना के रखे हैं, प्रोडक्ट्स बना के रखे हैं, लेकिन मेन मेन जो लोन्स होते हैं जो एक बिजनेस के रिगार्डिंग जो हमें चाहिए होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हमें नॉलेज होनी चाहिए। खासकर किसके बारे में, तो यार कैश क्रेडिट के बारे में तो पता होना चाहिए, है ना। कैश क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं, सीसी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये एक ऐसा लोन होता है, इसकी खास बात ये होती है कि ऐसा लोन होता है जो किसके बेसिस पे दिया जाता है, करंट एसेट्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, करंट एसेट्स के बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। और एक मेन बात, जो सबसे मेन बात होती है कि इस पे ब्याज उतनी अमाउंट पे लगता है कि जितनी अमाउंट आपने यूज की है और जितने टाइम के लिए की है। तो देख लो एक बार पहले वाला बुलेट देख लो, कैश क्रेडिट एक ऐसा लोन होता है जो किसके अगेंस्ट दिया जाता है, लाइक शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा, या डेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक लिमिट तय की जाती है कि इतना आपको सीसी मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आपके खाते में वो एंट्री लगा दी जाती है, क्रेडिट की एंट्री लगा दी जाती है, और भले ही आपके खाते में अमाउंट पड़ा हो लेकिन फिर भी ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन जब भी आप उसमें से निकालोगे, यूज करोगे, और जितने टाइम के लिए यूज करोगे उतने पे ब्याज लगेगा। तो ये बच्चों फायदा है कि नुकसान है, अगर आपको सीसी ऑफर करे कोई बैंक या कोई दूसरा लोन ऑफर करे तो आप प्रेफर किसको करेंगे, बिकॉज उसमें जितना पैसा आप यूज करेंगे उतना ही ब्याज लगेगा। तो ये अच्छा है ना, हमारे पास सेफ्टी भी है कि हाँ भाई जब भी पैसा हमें चाहिए तो पैसा हमें मिल भी जाना है, और दूसरा क्या भी है बच्चों, जितना हम यूज करेंगे उस पर ही क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा एक बात तो बताओ बच्चों, यहाँ पे जो हमने ये बोला है कि करंट असेट्स के अगेंस्ट में क्या मिलता है, हमें सीसी मिलता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन ऐसे मेरे माइंड में आ रहा है, एक टॉपिक आ रहा है, मतलब मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है मेन बैच में। मुझे ये बताओ यहाँ पे चार्ज कौन सा क्रिएट होता है,
सीसी में चार्ज कौन सा क्रिएट होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। आप इन्हें तो बताया, भूल गए आप। एक तो फिक्स चार्ज होता है बच्चों और एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? फिक्स होगा तो फिर डेटर को उसके घर से उठा के लेके आना पड़ेगा, बैंक पे जमा कराना पड़ेगा उसे, ठीक है ना। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है, बेसिकली असेट हमारे पास ही रहती है ना, असेट हमारे पास ही रहती है और हम क्या करते हैं, मतलब उसमें ना चेंजेस हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे स्टॉक है, डेटर है, कम ज्यादा हो सकते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, और भी चीजें वैसे तो हमने पढ़ी थी, एक हाइपोथिकेशन भी पढ़ा था हमने। हाँ बोलो ना। एक प्लेज पढ़ा था, एक मॉर्गेज। तो मतलब मॉर्गेज होता है, हाइपोथिकेशन होता है, प्लेज होता है। हाँ जी, हाइपोथिकेशन होता है। क्या होता है? हाइपोथिकेशन होता है, हमारे पास ही रहती है ना। सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं मेरे पास कि हम तो भूल ही गए। चलो, नेक्स्ट है बच्चों, डिमांड लोन्स। क्या है? डिमांड लोन्स वो लोन्स होते हैं जो बैंक ऑफर करता है किसी भी बोरोअर को, और वो अमाउंट उस बोरोअर ने बैंक को क्या करनी पड़ेगी, रीपे करनी पड़ेगी जब भी बैंक क्या करेगा, डिमांड करेगा। ठीक है ना। बैंक ने बोला आज दे तो आज दे, बैंक ने बोला शाम को देना तो शाम को दे, बैंक ने बोला कल को देना तो कल को देना। ठीक रात में बैंक नहीं खुलता। नहीं नहीं, इतना नहीं है। बैंक वाले बस दिन में ऑपरेट करते 10 से 5। सुनो ना, इधर सुनो। तो डिमांड लोन्स वो लोन होते हैं जो बैंक ने जब भी डिमांड की वो सामने वाले ने क्या करने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल। इसमें ना एक बात ये होती है बच्चों, जो फायदा आपको सीसी में मिलता है वो इसमें नहीं मिलता है। आपके जैसे खाते में पैसा आ गया, ठीक है ना, जब से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा पूरी अमाउंट पे लगेगा, चाहे चाहे तुम उसे यूज करो या ना करो। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स बच्चों जो कोलेटरल रखा करके दिए जाते हैं, है ना, और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते। ठीक है, और वही होता है, इन पे भी पूरी अमाउंट पे क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, और जो एंट्री है वो आपके खाते में या कोई कैश में लगाई जाती है। कैश में तो कोई भी लोन नहीं मिलेगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज क्रेडिट क्रिएशन। और अगर वो एंट्री खाते में नहीं लगेगी ना तो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस नहीं चल पाएगी, वो रुक जाएगी। बिकॉज हमने वहां पे assumption मानी थी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी, बैंक के थ्रू होगी। तो बच्चों वो प्रोसेस को तो बैंक कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं, तो इसलिए वो जो एंट्री लगेगी वो किस में लगेगी, खाते में लगेगी। ठीक है ना। क्या? ये बैंक की पॉलिसी नहीं होती, ये रूल है। बिकॉज किसी भी बैंक में जाकर के, किसी भी बैंक में आप चले जाना, कोई बैंक ऐसे होगा चलो तुम कैश में ले जाओ, है ना, ये रूल है, आरबीआई का रूल समझो आप इसे। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, लोन्स हो गए हमारे प्राइमरी, इसी के साथ साथ प्राइमरी फंक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिए। मेरे को 3 टाइप के लोन बताना जो मैंने अभी पढ़ाया यहाँ पे आपको। सीसी, डिमांड लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन। बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी फंक्शंस की। ठीक है ना। सेकेंडरी फंक्शन पहला क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है और ये सीसी से अलग कैसे होती है, ये हमें देखना है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ही ऐसी फैसिलिटी, लोन नहीं है, हालांकि होता लोन ही है, लेकिन लोन अपेरेंटली बोलेंगे नहीं, ये एक फैसिलिटी होती है। क्या होती है, जो केवल किसको मिलती है, और करंट अकाउंट होल्डर कौन होता है, बिजनेसमैन होता है। तो बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी मिलती है, और किस चीज की, मतलब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, कि वो जितना पैसा उसके खाते में पड़ा हुआ है उससे ज्यादा ओवरड्रॉ कर सकता है। क्या कर सकता है, एक चीज होती है विड्रॉ करना, विड्रॉ अपनी चीज को विड्रॉ करना, ठीक है ना। ओवरड्रॉ जो मेरी चीज है ही नहीं है उसको भी मैं निकाल पा रहा हूँ, वो होता है ओवरड्रॉ। मेरे खाते में, आपको एग्जांपल अगर याद आ रहा हो, मैंने बोला था कि 5 लाख का हमने चेक इशू कर रखा है, ठीक है ना, और हमारे खाते में लेट सपोज अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है, अमाउंट 380, बच्चा बोल रहा है कि 380 पड़ी है हमारे खाते में, ठीक है ना। तो अगर हमारे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक ने दी है तो हमारा वो 5 लाख का भी चेक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बशर्ते वो जो लिमिट हो आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। लेट सपोज मैं ये मान के चल रहा हूँ 10 लाख रुपए तक है, कितनी की है वो, 10। तो अपने को तो क्या ही करना है, ओवरड्रॉ कितने करना है, 1/20 करना है, तो वो हो जाएगा। अच्छा, ये फ्री में कुछ नहीं देता बैंक, तो फ्री में कुछ नहीं, फ्री तो कुछ होता ही नहीं है, फ्री कुछ कभी जिंदगी में कुछ मिलता ही नहीं है फ्री में। ठीक है ना, सारी चीजें पैसों में मिलती है। तो बदले में बच्चों क्या होता है, ये जो फैसिलिटी बैंक ने दी है, तो आप इसमें खास बात ये होती है, बिल्कुल सीसी के जैसा सिमिलर भी होता है, मतलब सीसी से डिफरेंट भी होता है, और ये क्या भी होता है, सिमिलर भी होता है। बिकॉज आपने जितने टाइम के लिए वो पैसे को यूज किया है, एक्स्ट्रा पैसे को जितने टाइम के लिए आपने क्या किया है, यूज किया है, और उतने पे ही आपको क्या देना पड़ेगा,
इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये सीसी से अलग ऐसे है बिकॉज ये लोन नहीं है, क्योंकि ये सबको नहीं मिलेगा। जिसका करंट अकाउंट है उसी को क्या मिलेगा, हाँ, लेकिन सीसी उसे भी मिल जाएगी जिसका करंट अकाउंट नहीं है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? कोई डाउट है क्या आपको? अच्छा, तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई। और ये क्या हर एक को दे देते क्या हम? ये बैंक किसको देता है? करंट वाले को तो देता है, लेकिन करंट वाले को भी सबको दे देगा क्या? जो रेस्पेक्टेबल और रिलायबल कस्टमर होंगे, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी होगी, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होगी, जिनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होगा। अच्छा इन द सेंस कि 300 400 500 होगा, 700 के ऊपर है ना। और अपेरेंटली तो 800 वाले को इज्जत देते हैं। 800 से 900 के बीच में होना चाहिए आपका सिविल स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, बैंक क्या भी काम करता है? दूसरा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी डिस्काउंट करने का काम बैंक करता है। यानी कि एक जो बिल जो किसने लिखा है, सेलर ने लिखा है, किसके ऊपर? बायर के ऊपर, मतलब ड्रॉअर ने लिखा है। और किसके लिए लिखा है? ड्रॉई के लिए लिखा है, ठीक है ना। तो वो जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर अगर मैच्योरिटी से पहले वो बैंक से पैसा लेके आना चाहता है, उस बिल को क्या करा करके डिस्काउंट कर, मतलब एक टाइप से उसको डिपॉजिट करा करके, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, उसको आज के टाइम पे जितनी अमाउंट है उस पे बिल पे लिखी है, लेट सपोज 1 लाख रुपए लिखी हुई है, आपने मेरे को सामान बेचा, ठीक है ना, और मैंने खरीदा, तो तुमने बिल लिखा, मैंने साइन करके दे दिए, लेकिन तुम्हें आज 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई मेरे जाने के बाद, ठीक है ना, मतलब मैं कहीं नहीं गया हूँ यहीं पे हूँ, लेकिन आपके यहाँ से चला गया, तो 3 महीने के बाद मेरे को पेमेंट करनी थी। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, आपको आज के आज ही जरूरत पड़ गई, तो आप बैंक में गए और बैंक में आपने वो दीदी से 95,000 ले आए और आपने यूज कर लिए। क्या होगा, एक टाइम पीरियड के बाद, मतलब वो टाइम पीरियड जो उसने लिखा हुआ है 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद दीदी हमारे पास आएगी और हमारे से पूरे 1 लाख रुपए लेकर के चली जाएगी। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बैंक ये भी काम करता है, ठीक है ना। देखो मैं आपको जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ, आप वो पढ़ोगे तो यहीं से खुद ही पढ़ोगे। अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़ूंगा तो फिर तो नहीं हो पाएगा आज रिवीजन। नेक्स्ट है बच्चों, एजेंसी फंक्शन। क्या है? बैंक हमारे एजेंट के तौर पे भी काम करता है ना। और जो एजेंट के तौर पे बैंक हमारे लिए परफॉर्म करता है उन्हें बोलते हैं एजेंसी फंक्शंस। क्या बोलते हैं? अच्छा, सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बैंक हमारे बिहाफ पे क्या करता है? फंड्स को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। हाँ जी बैंक हमारे लिए फंड्स को क्या करता है बच्चों? ट्रांसफर करता है एक खाते से दूसरे खाते में। और किसके थ्रू करता है आजकल? एनईएफटी के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, है ना, आईएमपीएस के थ्रू, यूपीआई के थ्रू भी करता है ना। एनईएफटी बोले तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है ना। आरटीजीएस बोले तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्या होते हैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ये अपने 11th में पढ़ा है, लेकिन ये क्या है, तरीका है क्या करने का, फंड्स को ट्रांसफर करने का। यूपीआई बोले तो यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। चलो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, क्या डीडी के थ्रू भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा? डीडी बोले तो डिमांड डिपॉजिट नहीं, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट को डीडी बोलते हैं। पता है आपको डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? बताया था ना आपको। अरे कैसी बात कर रहे हो यार। डिमांड ड्राफ्ट, हम बैंक में जाते हैं, है ना, और वो हमारे खाते से पैसा काटते हैं और फिर वो चेक के जैसा बनाते हैं। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था कि जिस भी पार्टी के फेवर में देखो चेक में क्या होता है कि हम खुद लिख के देते हैं कि इस पार्टी के फेवर में, लेकिन वो बैंक से जाके करके बनवाते हैं। बैंक उस पर छाप के देता है, नाम प्रिंट करके देता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होती है कि डीडी ही बनवाना है आपको, ठीक है ना, वो सिक्योर होता है थोड़ा। और बच्चों चेक के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंक फंड को ट्रांसफर करने का काम करता है, तो सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं बच्चों, ड्यूरिंग द बैच एक डाउट आया था किसी बच्चे का कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है, आई थिंक ऐसा कुछ करके आया था ना कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को हम क्या प्राइमरी फंक्शन में ऐसा कुछ बोलते हैं, आपने पूछा था ना। तो कौन सा डाउट था वो? एक पूछा था ना आपने, कोई डाउट पूछा था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो प्राइमरी फंक्शन है, कुछ कर रहे थे ना डिस्कशन एक बार ही आप। अरे तुम डाउट भूल गए। किसी ने तो पूछा था, आई थिंक मेरे को याद है, तुम्हारे स्कूल में भी तो उन्होंने डिस्कस किया था ना। हाँ यही था ना वो, कि ओवरड्राफ्ट, तुम्हें याद नहीं है, तुम भूल गई ना, तुम भूल गई तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बच्चों प्राइमरी फंक्शन नहीं होता, सेकेंडरी फंक्शन होता है। बिकॉज प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि ये लोन नहीं है ना, हालांकि इन द नेचर ऑफ लोन होता है, लेकिन ये
टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक फैसिलिटी होती है, क्या होती है? ए चलो इधर देखो तुम, चलो नालायक को छेड़ रहे हो ऐसे। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। क्या है? मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बैंक हमारे बिहाफ पे बहुत अमाउंट क्या भी करता है, कलेक्ट भी करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाउंट, और क्या भी करता है, पेमेंट भी करता है। जैसे कि हम अपने को क्या करना है, डिविडेंड रिसीव है। इधर देखना। हाँ सुनो, तुम्हें डर नहीं लगता मेरे से? डरो, डरना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ। मैंने आज तक ना आपको वही फेस दिखाया है जो मैं दिखाना चाहता हूँ अपना। लेकिन जिस तरह का तुमने माहौल बनाया है ना, मेरे को मजबूर मत करो प्लीज। चलो, नहीं वैसे दिल का बहुत साफ हूँ। सुनो, लेकिन बहुत बुरा भी हूँ उसी दिल से। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बैंक हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है? डिविडेंड कलेक्ट करता है। अच्छा, डिविडेंड कलेक्ट करता है, और भी बता सकते हो? रेंट कलेक्ट कर सकता है। जैसे हमने बैंक को अपनी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, क्या दे रखी है कि जी हमारे बिहाफ पे आप ये हमारा रेंट क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। हमारे को कोई जैसे क्या आ रहा है, एक तो रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, है ना। या अगर हमें पेमेंट करनी है बच्चों, पेमेंट किस चीज की करनी हो सकती है हमें, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम की करनी हो सकती है पेमेंट, टैक्स की पेमेंट करनी हो सकती है, ठीक है ना। हमने जैसे एसआईपी कर, कई सारे बच्चे एसआईपी कर रहे होते हैं, तो उन्होंने वो क्या लगाई होती है, एक ईसीएस वाला एक वो फैक्टर वहां पे लगाया होता है, ठीक है ना, कि वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उस टाइम पे डिडक्ट हो जाता है। तो वो सारी चीजें बच्चों, तो बैंक ये हमारे बिहाफ पे करता है। हमारा एजेंट बोल के तो कर रहा है, बोलो ना, हमारा एजेंट बोल के कर रहा है ना। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक क्या भी करता है, फॉरेन करेंसी की परचेजिंग और सेलिंग में भी क्या करता है, ये ट्रांजेक्शन को भी ऑपरेट करता है। लेकिन सारी ब्रांचेस को ये परमिशन नहीं होती, इनके लिए स्पेशलाइज परमिशन लेनी होती है, किससे, आरबीआई। और जब आरबीआई जिसको ये परमिशन देता है, तो वो बैंक क्या बन जाता है, एडी बन जाता है। कौन बन जाता है? एडा नहीं बनता है, एडी ठीक है ना, बोले तो ऑथराइज डीलर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। बैंक क्या भी करता है, परचेज और सेल करता है सिक्योरिटीज की, यानी कि जो शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, है ना, और जो क्या होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उनकी सेलिंग और परचेजिंग करता है, सेलिंग और बाइंग करता है, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको एक अंडर राइटिंग की भी प्रोसेस समझाई थी, ठीक है ना, यहीं पे समझ लो अंडर राइटिंग, वो आगे भी आएगा। अगर कोई कंपनी नई है और उसे लग रहा है कि हमारे शेयर्स मार्केट में क्या नहीं होंगे, बिकेंगे नहीं, तो सारे बच्चों को वही पता, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है और सेबी की रिक्वायरमेंट है कि 90% आपका जो इशू है वो क्या हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके 90% शेयर्स नहीं बिके मार्केट में, तो आपका वो इशू क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो आईपीओ फेल हो जाएगा आपका। तो जो कोई भी कंपनी होती है, वो बैंक के साथ अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है कि अगर हमारे शेयर्स नहीं बिकेंगे तो आप खरीद लेना। तो बैंक उसके बदले में क्या करता है, अंडर राइटिंग कमीशन क्या करता है, चार्ज करता है। तो परचेज एंड सेल में हेल्प करते हैं सिक्योरिटीज की। नेक्स्ट है बच्चों, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, पता है कैसी देते हैं, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ये, ठीक है ना, कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, कि आपका यहाँ पे इतना टैक्स बच जाएगा, इस वाली स्कीम में पैसा लगा दो, इस वाले खाते में डिपॉजिट करा लो, सुकन्या समृद्धि स्कीम में डाल दो तो आपको 80सी में डिडक्शन मिल जाएगी, है ना। और अलग अलग क्या होते हैं, मतलब ये जो भी इन्हें पता होता है वो बताते हैं, जो नॉलेज होती है कि कहाँ पे आपको इनकम टैक्स में आप बेनिफिट ले सकते हो, तो वो चीजें बता के चलते हैं, ठीक है ना, कहने के लिए बस। नेक्स्ट है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ये क्या होता है, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर? बैंक ट्रस्टी की कैपेसिटी में भी काम करता है और एग्जीक्यूटर की कैपेसिटी में भी काम करता है। अगर किसी बंदे की विल है, कोई विल मतलब इच्छा वाली विल नहीं, जो वसीयत होती है हाँ, और अगर वो चाहता है कि उसके ट्रांसफर के बाद, परमानेंट ट्रांसफर के बाद ये प्रॉपर्टी, अब मतलब जब तक वो है तब तक तो उसे सेफ कस्टडी में रखे बैंक अपनी, तो वो तो ट्रस्टी के जैसा होल्ड करके रखता है।
और लेकिन उसके जाने के बाद उसे एग्जीक्यूट कर दे उसके बच्चों को, मतलब जो भी उसने उसमें नाम लिखा है जिसका भी, है ना। तो बैंक अपनी सेफ कस्टडी में उन पेपर्स को, प्रॉपर्टी के पेपर्स को रखता भी है, तो वो ट्रस्टी के जैसे एक्ट करता है, और फिर उसके जाने के बाद, बंदे के जाने के बाद, अकाउंट होल्डर के जाने के बाद उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो बैंक क्या बन जाता है, एग्जीक्यूटर बन जाता है। नेक्स्ट है बच्चों लेटर ऑफ रेफरेंस। बैंक इंफॉर्मेशन देता है किसी क्लाइंट के बारे में कि ये पार्टी का चाल चलन, तौर तरीका, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है ना ये। तो लेटर ऑफ रेफरेंस, ये पैसा, मतलब ये तो नहीं पास कर सकते कि वो पैसा देगी या नहीं देगी, लेकिन ये बता सकते कि हमारे साथ तो बिजनेस अच्छा है या नहीं है, ठीक है ना। तो एक हल्का सा क्या देते हैं आपको, हिंट दे देते हैं किसी भी पार्टी की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी पार्टी की इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में ऑफ देयर कस्टमर टू ट्रेडर्स एंड प्रोवाइड सिमिलर इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेडर्स टू देयर कस्टमर, एक दूसरे को, ठीक है ना। हाँ बोलो, कितनी हेडिंग है, 7 हेडिंग है। बैक टू बैक बिना देखे बता सकते हो। पहला ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ना रुको अभी शुरू से। सेकेंडरी फंक्शन पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज तीसरा, एजेंसी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शन के भी 7 हेडिंग बोलो। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, हाँ जी, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, लास्ट लेटर ऑफ रेफरेंस। तो ये 7 हेडिंग हो गई। नेक्स्ट है बच्चों जनरल यूटिलिटी के जो फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं, मतलब और भी छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ताकि आप आपकी जो वैल्यूएबल आइटम्स है आप उनको बैंक की सेफ कस्टडी में रख सको, ठीक है ना। एक चीज आप बता सकते हो, चलो आगे पूछूंगा वो, DICGC कवर पता है आपको क्या होता है। हाँ, 5 लाख तक की गवर्नमेंट क्या देती है, गारंटी देती है। अगर कल को बैंक डूब जाती है तो उस केस में मर, ऐसे ऐसे कैसे वर्ड बोलता है, बैंक मर जाएगी तो, आग लग जाएगी तो, ऐसे आग लगने पे कोई ना होता, मतलब आग लगने से मतलब नहीं है, बैंक का लिक्विडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, और बैंक अब वाइंड अप हो गया, मतलब बैंक ही बंद हो गया वो, उसकी ऐसे नहीं आग लग गई, ठीक है। हाँ जी, यस बैंक, यस बैंक अभी तो काफी रिकवर कर रहा है यार, यस बैंक। हाँ एक टाइम पे था, क्या लोकर फैसिलिटी। चलो बताओ जल्दी से, लोकर फैसिलिटी में आप अपनी वैल्यूएबल आइटम रखते हो, इनवैल्यूएबल आइटम रखते हो, वैल्यूएबल आइटम रखते हो, ताकि अच्छा क्यों रखते हैं वो, कि जो सेफ्टी आप नहीं दे पाओगे ना, जो सेफ्टी आप नहीं दे पाओगे वो बैंक दे पाएगा, दैट्स दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है बच्चों ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक एक स्पेशल टाइप के चेक होते हैं जो बैंक इशू करता है, कि अगर आप किसी हॉलिडे के लिए, किसी ट्रिप के लिए जा रहे हो, तो आप वहां पे अपनी जर्नी के दौरान आपको कैश नहीं कैरी करना पड़ेगा, आप ये वाले स्पेशल टाइप के चेक होते हैं, इनको इशू कर सकते हो। बड़ा वाहियात किस्म का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है, क्योंकि आजकल इसका कोई मतलब नहीं होता। लोगों के पास इतनी सारी ऑप्शन है आज के टाइम पे पेमेंट करने के लिए, क्या ट्रैवलर चेक यूज करेंगे क्या, क्या अच्छा, पेटीएम ने लॉन्च किया है क्या, किस नाम से किया है ये सही है। नेक्स्ट है बच्चों लेटर ऑफ क्रेडिट, क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट। LC क्या होती है, इसके लिए तो पूरा वो समझाया था आपको, LC क्या होती है। एक काम करता हूँ ना, सारे कॉन्सेप्ट अब मैं भी स्टेटस पे अपडेट करा दूंगा। लेटर ऑफ क्रेडिट, LC क्या होती है बता सकते हो, पारस बताओगे LC क्या होती है, रेज योर हैंड। तू तो स्टेटस पे अपडेट करेगा, तेरे से तो पूछेंगे नहीं हम। चलो त्यागी जी बताओ। लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है, ये गरीबा क्या हो गया? ऐसे कौन करता है भाई साहब, इसका एक लेटर ऑफ क्रेडिट पे एक क्लास लगाने के बाद किसी भी पूरी क्लास में किसी को भी एक भी आइडिया नहीं आ रहा हल्का सा भी कि LC होता क्या है। अबे वो नीरव मोदी की वीडियो दिखाई थी, कर दी ना यार वही वाली बात, कर दी ना छोटी बात, दिल तोड़ दिया यार।
बैंक एक गारंटी देता है ना, रिटर्न में क्या देता है, गारंटी देता है। किस केस में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में, कि अगर कोई बंदा एक्सपोर्टर है ना, तो वो एक्सपोर्टर जो है, ठीक है, अब वो जो एक्सपोर्टर है उसको तो पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अगला कह रहा है, जो इंपोर्टर है वो कह रहा है मेरे को तो उधारी पे चाहिए। किस पे चाहिए? तो जो इंपोर्टर का जो बैंक है ना, वो एलसी इशू करता है। क्या इशू करता है? किसको इशू करता है? इस बंदे को, इधर इधर वाले बंदे को, कि अगर इसने पेमेंट नहीं करी, नीरव मोदी के केस में ऐसा ही तो हुआ था। पीएनबी ने क्या इशू किया था? एलसी इशू की थी, और वो अपने आप तो भाग गया पैसा लेकर के, और फिर वो किसने पे करना पड़ा? पीएनबी ने पे करना पड़ा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है बच्चों, ये उसकी कस्टमर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो तो सर्टिफाई करता ही है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे बहुत कम लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है ना। बैंक एक टाइप की यहाँ पे क्या देता है? गारंटी देता है। नेक्स्ट है बच्चों अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, ये मैंने अभी ऊपर कवर ही कर लिया ऊपर वाले पॉइंट में। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बैंक क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है? डेटा कलेक्ट करता है। किसके रिगार्डिंग? क्योंकि बैंक के पास सारी इंडस्ट्री का डेटा होता है। हाँ बोलो ना, प्राइमरी प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शरी का, मतलब जो भी क्लाइंट उनके साथ यहाँ पे खाता खुलवा रहे हैं उनका डेटा होता है। वो किस तरह की ट्रांजेक्शन कर, ऐसे नहीं उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वो कलेक्ट कर रहे हैं कि तेरा खाता नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, मतलब कि वो कितना, किस सेक्टर में कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कौन सा सेक्टर बूम पे चल रहा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तो इस तरह की वो जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो क्या करते हैं? छापते भी है डेटा को कलेक्ट करके, स्टैट्स को कलेक्ट करके, ठीक है। और बच्चों ये तो फंक्शन होते ही है, ये तो फंक्शन होते ही है किसके? कमर्शियल बैंक के। साथ में एक सबसे जरूरी फंक्शन होता है, नाम तो सुना ही होगा, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, ठीक है ना। अभी तक हमने ये पढ़ा, और इसके बाद मनी क्रिएशन एक बार क्या कर रहे हैं हम? रिवाइज कर रहे हैं। तो देख लो एक बार, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में भी दो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर तीन देखे हमने, करंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। एडवांसिंग ऑफ लोन में कैश, क्रेडिट, डिमांड लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। बात करते हैं अगर किसकी? सेकेंडरी फंक्शंस की, तो पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दूसरा यहाँ पे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा हमने, फिर तीसरा यहाँ पे एजेंसी फंक्शन, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ये वाला। एजेंसी फंक्शन भी 7 होते हैं, ठीक है ना। 7 बता सकते हो? ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, वापस से सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, हाँ जी, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, लास्ट लेटर ऑफ रेफरेंस। अदर यूटिलिटी फंक्शन भी होते हैं, लोकर फैसिलिटी, दूसरा ट्रैवलर चेक, तीसरा लेटर ऑफ क्रेडिट, चौथा अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, और पांचवा हाँ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसी के साथ साथ बच्चों ये चार्ट भी आपका क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मनी क्रिएशन, ठीक है ना। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक उसको मल्टीपल टाइम्स कर देता है। बैंक उसको, द इनिशियल डिपॉजिट्स which are deposited in the bank are many more times during a process, and that process is called as credit creation, which is also called as money creation. अब इस प्रोसेस को समझने के लिए we have to assume two things. First one is all the banks are one and the same unit, that is forget about the tag, forget about the brand name, है ना, consider it as one bank, and all the transactions are routed through bank, whether it is of payment or whether it is of collection, all the transactions are carried through by the bank, ठीक है ना। say yes or no? अच्छा, सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंक से होगी। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं बैंक से क्यों होगी? बिकॉज सारे बच्चों को पता है कि अगर वो लीकेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जहां से भी पैसा बैंक से निकल गया, कैश में निकल गया, तो आगे की प्रोसेस सफर करेगी ना, रुक जाएगी, वो वहीं पे रुक जाएगी प्रोसेस। तो होता क्या है बच्चों, कमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन सर्टेन रिजर्व्स, है ना। एंड विच टाइप ऑफ रिजर्व, विच टाइप ऑफ रिजर्व कमर्शियल बैंक नीड टू मेंटेन? LRR, बोले तो CRR एंड SLR, ठीक है ना। जितने भी डिपॉजिट हुए हैं उनका एक फिक्स परसेंटेज आपको LRR मेंटेन करने होते हैं, मतलब CRR और
SLR, ठीक है ना। वो तो रिजर्व हो गए, वो बात की बात है कि वो अपने पास या उसके पास RBI के पास, वो तो हम बाद वाले दूसरे टॉपिक में देखेंगे CRR और SLR में। फिलहाल रिजर्व रखने होते हैं, तो बाकी बचे हुए पैसे का क्या करते हैं फिर, उसमें क्या करते हैं हम, लोन देते हैं। और लोन किस में देते हैं, बैंक में, अकाउंट में देते हैं। अच्छा, जब पैसा किस में जाएगा, वापस से अकाउंट में जाएगा। ये टेबल को देखो आप, देखो ना, इनिशियली 1,000 रुपए डिपॉजिट हुए और 20% अपने को LRR बनाने हैं, तो 200 के रिजर्व हो गए, 800 रुपए का क्या हो गया बच्चों, लोन दे दिया। जब 800 रुपए के हमने क्या दिए, लोन दिए, तो वो किस में दिए होंगे लोन, बैंक में दिए, तो वापस से बैंक में आ गया वो पैसा। और जब बैंक में पैसा जब भी आता है, RBI ने बोला जितना भी पैसा आएगा उसको 20% क्या बनाना है, रिजर्व बनाना है। 800 के वापस से 160 के रिजर्व बनाएंगे, बाकी बचे हुए 640 का लोन दे देंगे। ये लोन वापस से कहाँ पे आएगा, बैंक में आएगा। फिर इसका रिजर्व बनाएंगे, बाकी बचा हुआ लोन दे देंगे। ये वापस से कहाँ पे आएगा, बैंक में। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये लोन देने के लिए जो बच्चों अमाउंट है ये क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, ठीक है ना। और आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट कॉलम में डिपॉजिट्स है, दूसरे कॉलम में लोन्स और तीसरे में रिजर्व्स है आपके, ठीक है ना। तो डिपॉजिट बच्चों यहाँ पे 1,000 के समथिंग अबाउट कितने हो गए, 5,000 हो गए। अब ये कैसे हम पता लगाते हैं, ये MM से पता लगाते हैं। किससे पता लगाते हैं, और सारे बच्चों को पता है कि MM इज इक्वल टू क्या होता है, 1/LRR। उसका मतलब है कि 1 रुपया अपने आप में इतना परसेंट है। तो जो इनिशियल डिपॉजिट हुए टोटल, इनिशियल डिपॉजिट कितने होते हैं, 1,000, तो 1,000 कितना होगा, उसका मतलब ये तो 5,000 होगा। जैसे अपने ने यहाँ पे कितना माना, 20% रेट माना, तो 1 डिवाइडेड बाय 20%, तो बच्चों ये कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि बैंक 5 गुना पैसा क्रिएट कर सकती है। तो आप देखो 5 टाइम्स हो गए यहाँ पे। अच्छा, 80% लोन जाएंगे क्योंकि 20% रिजर्व है, तो 5,000 का बच्चों कितना है, 80% निकालोगे तो 4,000 आएगा, तो वो तो लोन चले जाएंगे। और बाकी 5,000 का 20% निकालोगे तो रिजर्व में आ जाएंगे बच्चों कितने, 2,000 रुपए। कितने आ जाएंगे, सॉरी मैंने कितना बोला, मैंने 2,000 बोला क्या। अपने को 1,000 रुपए शुरू में जमा हुए थे और उनके बैंक ने क्या कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, तो 5,000 5,000 का कितना, 20%, तो 1,000 आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों आप, तो 1,000 आएगा। समझा क्या आपको, कोई डाउट तो नहीं है। ये वाला टेक्स्ट में कोई दिक्कत है आपको। अच्छा, बैंक को कंपलसरी होता है, ऑप्शनल होता है रिजर्व बनाना, कंपलसरी होता है। ऑप्शनल होता तो फिर तो किस में आ जाते, किस में आ जाते, वो कल हम टॉपिक पढ़ के आए थे, जो क्वालिटेटिव में आ जाते हैं। मैंडेटरी है ना, डायरेक्शन नहीं है, ये तो मैंडेटरी है। वो हम वर्ड भी पता कैसे यूज करते हैं, कमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लाइज, यानी कि उनकी जिम्मेदारी है, बनाना ही है। मैंडेटरी है, लीगल रिक्वायरमेंट है, कानूनी रिक्वायरमेंट है RBI एक्ट की, ठीक है ना। क्वालिटेटिव पॉलिसी मतलब पॉलिसी तो ये सारी होती है बैंक की, ठीक है ना। RBI की पॉलिसी तो सारी होती है, जस्ट मैंडेटरी नेचर की नहीं होती है, ये बोल सकते हैं हम। सवाल ये है बच्चों, व्हाई ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट एज कैश रिजर्व। एक ही पार्ट क्यों रखते हैं हम कैश रिजर्व का, सारे रिजर्व क्यों नहीं बना लेते यार। कैसी बचकानी बात कर रहे हो भैया, ऐसे कोई ना होता है यार, सारे रिजर्व बना लेंगे। ये बताओ कोई मैच्योरिटी वाला कोई स्टेटमेंट है, तो आपके स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा इमैच्योरिटी नजर आ रही है। सारे रिजर्व कैसे बना लेंगे हम, अगर सारे रिजर्व बना ले तो फिर बैंक ही क्या करेगी, बैंक लोन, क्योंकि बैंक का मेन काम है लोन देना, वो तो हो ही नहीं पाएगा जब सारे, तो फिर तो हम तो उनकी आरती करते रहेंगे ना सुबह से लेकर शाम तक। हाँ बोलो ना। अच्छा, तो नहीं नहीं भैया, बात ये नहीं है, बात ये है कि चलो ठीक है यार कि तुमने कुछ रिजर्व बनाए, और अगर लोग पैसे लेने के लिए आएंगे, हाँ तो पता है ना, बैंक को, एक रेशनल बैंकर को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि सारे लोग एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलो आ भी गए, मान लिया आ भी गए, तो वन गो में एक साथ सारी की सारी अमाउंट तो लेके नहीं जाएंगे, है ना। चलो ले भी गए, और फिर कांस्टेंट फ्लो भी तो हो रहा है ना, नए नए फ्लो भी तो आ रहे हैं ना। क्या डिपॉजिटर एक ही दिन आता है क्या पैसा डिपॉजिट करने, तो डेली आ रहा है। समझ में आ रही है ना, तो एक फ्रैक्शन रखते हैं। तो 3-4 रीजन इसके हो गए कि एक तो सारे लोग एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ निकालेंगे नहीं, ठीक है ना। वैसे भी नए नए डिपॉजिट्स आते जा रहे हैं, और अगर हमने सारे क्या कर लिए, रिजर्व बना के रख लिए, तो फिर हम क्या नहीं कर सकते, लोन दे ही नहीं सकते। तो ये चीज हो गई बच्चों। MM क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर होता है कि कितने गुना बैंक क्या कर सकता है, पैसा क्रिएट कर सकता है। हाउ मेनी टाइम्स बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट, दैट नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर। नाम से डिफाइंड है मनी मल्टी, कि मनी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉन्सेप्ट से देखा था आज में, मेन बैच में हमने सारी चीजें देखी है, बहुत टाइम लगाया है इस पे। आज तो जस्ट मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि 1/LRR होता है वो फाइनली उसका जो जिस्ट होता है। अच्छा, मेरे को एक बात तो बताओगे बच्चों आप,
अगर ये एमएम की वैल्यू, सॉरी, अगर एलआरआर की वैल्यू ज्यादा होएगी, एमएम की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी, बिकॉज रिजर्व ज्यादा होंगे तो बैंक मल्टीप्लाई कम कर पाएगा। और अगर रिजर्व कम हो जाएंगे, क्या हम ये बोल सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिश्ता होता है किसके बीच में, एमएम के बीच में। और क्यों मलिक साहब, सही बोले हम कि गलत बोले? बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर एलआरआर की वैल्यू ज्यादा होएगी तो एमएम की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर एलआरआर की वैल्यू क्या होएगी, कम होएगी, तो एमएम की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। कोई डाउट है क्या आपको? नहीं, ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। और ये देखो, अगर आप इक्वेशन देख पा रहे हो तो ये भी मैंने लिखा है इनवर्स रिलेशन होता है। इसके बाद हमने इसके न्यूमेरिकल किए थे, नोट देख लो यहाँ पे। नोट में लिखा है टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू एमएम, मनी मल्टीप्लायर। वही तो है, 1 रुपया अपने आप में इतना परसेंट है तो एमएम हो गया, और मल्टीप्लाई बाय किससे कर दिया, इनिशियल डिपॉजिट से कर दिया, तो 1000 अपने आप में कितने बन जाएंगे, तो वही तो चीज निकाल लिया हमने, तो टोटल डिपॉजिट आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मनी क्रिएशन जो करता है कमर्शियल बैंक, इससे क्या होती है बच्चों, नेशनल इनकम बढ़ती है। अरे जब 1000 से 5000 हो रही है, वो 20% को कंसीडर करके, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पैसे से क्या हो रहा है, पैसा क्रिएट हो रहा है। प्राइमरी डिपॉजिट तो वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम जो हमने एक्चुअल में जाके बैंक में डिपॉजिट कराए, लेकिन उससे जो बैंक ने वो 1000 के जो एक्स्ट्रा 4000 बनाए, एक्स्ट्रा 4000, वो एक्स्ट्रा 4000 सेकेंडरी डिपॉजिट है। कैसे डिपॉजिट है, सेकेंडरी, वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी तो वो है जो हमने बैंक में जाकर के क्या कराया, कैश जमा कराया, डिपॉजिट कराया, तो ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है ना। और बच्चों जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा, बिकॉज क्योंकि क्योंकि जितने डिपॉजिट्स आए हैं, लोन हमेशा हम उससे क्या देंगे। तुम्हें, मुझे लगता है कि इसमें डाउट जाता है बच्चों, कुछ नहीं करना। इसने बोला क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, पहले किसको बोला इसने, क्रेडिट को, दूसरे एंड पे किसको बोला है, इसका फ्रैक्शन बना लो ना। ऊपर में देखो, जैसे मैंने वहां पे बनाया, क्रेडिट ऊपर लिखा है, डिपॉजिट नीचे लिखा है, ये हमेशा बोल रहा है लेस देन 1 रहेगा, क्या रहेगा, तो तुम देख लो ना। हाँ यार सही तो है, जितने बैंक, इसका मतलब ये है कि बैंक में जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे, बैंक उससे कम ही लोन देगा, बिकॉज बैंक को रिजर्व भी तो मेंटेन करने हैं ना, तो इसलिए वो हमेशा 1 से कम होगा। अच्छा, जो रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो है वो भी हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, किससे, 1 से, क्योंकि जितने डिपॉजिट आए हैं उसका एक फ्रैक्शन ही तो हम क्या बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, सारे तो नहीं बनाते ना, तो वो चीज हो गई। और बच्चों क्रेडिट प्लस जो रिजर्व होता है, यानी कि लोन प्लस जो रिजर्व होते हैं, वो टोटल किसके इक्वल होते हैं, डिपॉजिट्स के इक्वल होते हैं। ये हमने यहाँ पे भी देखा था इस वाली टेबल में। देखो ये तो आपके 5000 के तो क्या है बच्चों, बोलो ना, डिपॉजिट्स है, ये आपका क्या है, लोन है, और ये रिजर्व है, इन दोनों का प्लस इसके इक्वल आता है। बहुत ज्यादा होच पोच सी हो गई। इधर देखो, ये क्या है आपके डिपॉजिट्स, और ये क्या है आपके लोन, और ये क्या है रिजर्व, इन दोनों को प्लस करके बच्चों ये बनता है, यही तो बोला है। कोई डाउट है क्या आपको? आगे चल सकते हैं हम। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा जो कमर्शियल बैंकिंग वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन है, कौन से वाला, सेंट्रल बैंक। नाम तो सुना ही होगा, भारत के किस में सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। अच्छा, सेंट्रल बैंक कौन होता है, ये एपेक्स बॉडी होती है, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होता है, जो क्या करता है, कोड करता है किसको, एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कोड बोले तो सी फॉर कंट्रोल, ओ फॉर, आर फॉर रेगुलेट, एंड डी फॉर डायरेक्ट करता है। ठीक है ना, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, किसको, पूरे के पूरे बैंकिंग, मतलब वो जो बच्चे को, ये जो शुरू में अभी जो बच्चे देख के आए ना, उन बच्चों को। ठीक है ना। अच्छा, हर एक कंट्री का अपना अपना क्या होता है बच्चों, सेंट्रल बैंक होता है। जो फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनका अपना अपना क्या होता है, जैसे अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वो कौन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और अगर हम यूएसए की बात करें तो एफआरएस, फेडरल रिजर्व सिस्टम। अभी के टाइम पे, हमारे अभी के टाइम पे गवर्नर कौन है आरबीआई के, शक्तिकांत दास। उसके उसके पहले कौन, उर्जित पटेल। और उनके पहले भी कौन, डॉक्टर रघुराम राजन। ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ बच्चों, जो आरबीआई है, आरबीआई को कब कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1 अप्रैल 1935। और आरबीआई का एक्ट कौन सा है, 1934। लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन क्या है, करेंसी। सेंट्रल बैंक पैसे से पैसा बनाता है, हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। नहीं, वो तो कमर्शियल बैंक करता है।
तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो नोट छापता है। क्या छापता है बच्चों, पैसा छापता है, ठीक है ना। उसके पास क्या एक ही संस्था ऐसी है भारत के अंदर जिसको नोट छापने का अधिकार है। हाँ, चलो उसके फायदे बता दो। अरे सब्जी मंडी, अरे हम कह रहे हैं ना, रुक जाओ अभी, वन बाय वन बता दो। एक तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, एक यूनिफॉर्मिटी होगी, फोर्ज मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हट जाएगी। पब्लिक का फेथ क्या होगा, इम्प्रूव होगा, आस्था श्रद्धा बढ़ेगी। हाँ, और एक तब रहने दे, एक आध को तो रहने दे, सारी को लेके आएगा। इधर सुनो, सुनो ना, करप्शन कम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे बच्चों पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई तीन कैपेसिटी में काम करता है। जैसा हमारा रिश्ता किसके साथ होता है, कमर्शियल बैंक के, ऐसा आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ भी होता है और गवर्नमेंट के साथ भी होता है। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो तीन कैपेसिटी में आरबीआई गवर्नमेंट के लिए काम करता है। फर्स्ट वन इज, हाँ पहला, एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। यानी कि बैंक के जो आरबीआई होता है वो गवर्नमेंट के सारे बैंकिंग ऑपरेशंस क्या करता है, कंटिन्यू करता है, परफॉर्म करता है। दूसरा, एजेंट के तौर पे काम करता है। और तीसरा, उनको फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है। कल एक डाउट पूछा था आपने, और वो हालांकि कल ही हमने यहाँ पे कवर कर लिया था, और उसमें नया कुछ बताने के लिए है नहीं है, सारी चीजें वही है जो हमने कल यहाँ पे डिस्कस करी थी। WMA, वेज एंड मींस एडवांस, ठीक है ना। वो क्या होता है कि बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि जैसे ना गवर्नमेंट को घाटा आ जाता है, क्या आ जाता है, घाटा आ जाता है। जैसे हमने गवर्नमेंट बजट में देखा था बच्चों, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, और ये बात मेरे को भी नहीं पता चली है ना, अप्रिशिएट करूंगा मैं आपको कि यार मेरी भी आपने नॉलेज में ऐड ऑन करते हैं आप, ठीक है। एक बार आप एक बार सारे बच्चे अच्छे से बजाओ ना अपने लिए ताली, आपके लिए। सुनो, वेज एंड मींस एडवांस में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट को घाटा हो जाता है ना शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब बेसिकली, सुनो ना, अरे बच्चों, एक बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको ना मैं लिंक कर रहा हूँ बिजनेस स्टडीज के सेकंड पार्ट में। एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रिज फाइनेंसिंग करके, है ना। तो ये ब्रिज फाइनेंसिंग का ही काम करता है एक टाइप से, कि जैसे गवर्नमेंट को पैसा आना है, लेट सपोज 2 महीने बाद, 1 महीने बाद कहीं से, लेकिन आज गवर्नमेंट को खर्चा तो करना पड़ेगा ना, शॉर्ट टर्म में तो खर्चा करना पड़ेगा ना। तो बैंक क्या, तो क्या करती है ना गवर्नमेंट, क्या करती है, इससे आरबीआई से क्या लेती है, एक टाइप का शॉर्ट टर्म के लिए क्या लेती है, लोन लेती है। इसी को बोलते हैं वेज एंड मींस एडवांस। और इसकी बच्चों की मैक्सिमम मैच्योरिटी होती है 3 महीने की होती है। कितने की होती है, 3 महीने की होती है। और एक टाइप से इसमें एक चीज और होता है इसमें ना, देखो एक खास बात क्या है कि जो वो होता है ना अपना, जो हमने रेपो रेट देखा था, रेपो रेट सारे बच्चों को पता है किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो रेपो रेट होता है ना, वो इसमें ब्याज का रेट होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ना इसमें एक खास बात और होती है कि जैसे गवर्नमेंट ने एक सैंक्शन, सॉरी आरबीआई ने सैंक्शन करा कि इतना हम आपको WMA देंगे, वेज एंड मींस एडवांस देंगे, तो आप उसके ऊपर भी ले सकते हो। मतलब अगर कोई स्टेट चाहे, यहाँ पे स्टेट भी कवर है, कल वो जो स्टेट था ना, स्टेट के अंदर आरबीआई एक्ट में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि स्टेट का मतलब स्टेट भी है और स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, कि दोनों गवर्नमेंट ले सकती है। तो वहां पे क्या होता है ना, वो जो लिमिट फिक्स करते हैं कि इतना ले सकते हैं, जैसे हर एक स्टेट की लिमिट फिक्स होती है। लेकिन अगर कोई स्टेट चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, उस लिमिट को क्रॉस भी कर सकते हैं, यानी इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ये सिमिलर टू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, जैसे एक बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है ना, कि जितना तुम्हारी लिमिट है उतना तो तुम रेपो रेट के बेसिस पे ले सकते हो, लेकिन अगर तुम एक्स्ट्रा भी लेना चाहते हो ना, तो तुम क्या कर सकते हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ले सकती है। तो तुम बोलोगे भैया वो लिमिट लगाने का फायदा क्या हुआ, ऐसा भी तो सवाल हो सकता है कि वो लिमिट लगाने का क्या फायदा हुआ। बच्चों, जो ओवरड्राफ्ट के तौर पे जो निकालते हैं, एक्स्ट्रा जो निकालती है गवर्नमेंट, जो एक्स्ट्रा लेती है टेम्परेरी बेसिस पे, उस पे एक्स्ट्रा क्या करते हैं, वो चार्ज करते हैं 2% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। मतलब जो रेपो रेट है, रेपो रेट प्लस 2% क्या करते हैं उसमें चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा, और कल भी हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी कि ये चीज जो हमारे को आइडिया आ रहा था, क्योंकि मैंने तो कल ये टर्म पहली बार ही सुनी थी, यूपीएससी में चलती है ये टर्म, ठीक है। तो कल हमने हल्का सा एक आइडिया लगाया था कि शायद ये इसमें हो सकता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट में। और बच्चों वाकई में किसमें ही होता है, आज मैं कंफर्म कर रहा हूँ। कल मेरे को डाउट था कि ये उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कल आज मैं उस चीज को कंफर्म कर रहा हूँ कि ये बैंकर टू द गवर्नमेंट जो फंक्शन होता है आरबीआई का, ये उसी में ही आएगा, ठीक है ना। चलो बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, इसमें क्या होता है कि जैसा रिश्ता हमारा किसके साथ होता है, कमर्शियल बैंक के साथ, ऐसा ही कमर्शियल बैंक का किसके साथ होता है, आरबीआई के साथ।
और ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ भी होता है आरबीआई का, वो हमने ऊपर वाली हेडिंग में देखा। तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर ये क्या करते हैं, इन्हें रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, गाइड करते हैं। कौन कौन करते हैं कि करता है, आरबीआई करता है। किसको, हाँ, जैसे कि मर्जर होना है, डीमर्जर होना है, ब्रांच का एक्सपेंशन होना है, ठीक है ना, उन्हें रेगुलेट करना है। ठीक है, कौन सी ब्रांच को किसके साथ मर्ज करना है, किसको लाइसेंस देना है, किसका लाइसेंस कैंसिल करना है, किसको एडी बनाना है, कार्तिक किसको एडी नहीं बनाना है। तो ये सारी चीजें बैंक क्या करता है, जो आरबीआई होता है वो सुपरवाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। अगर कहीं से भी पैसा ना मिले किसको, कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक कहां से लेगा वो पैसा, फिर आरबीआई से लेगा। कहां से लेगा, आरबीआई से। ठीक है ना, मतलब वो भी क्या करेगा, आरबीआई चार्ज करता है रेपो रेट, और आपका जो बैंक रेट होता है वो चार्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अगर एक बैंक का चेक है ना दूसरे बैंक पे, तो आरबीआई इसको सेटल कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसकी एक ट्रंकेटेड इमेज जनरेट करता है कौन, कमर्शियल बैंक, और फिर वो क्या करते हैं, वो आरबीआई का जो क्लियरिंग हाउस होता है उसको भेजते हैं। क्योंकि सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका खाता किसके पास भी होता है, आरबीआई के पास। तो जिस खाते में एंट्री होनी है, ठीक है ना, जिसमें मतलब क्रेडिट होना है, तो वहां पे वो क्रेडिट की एंट्री लगा देंगे, और जिस बैंक से निकलना है पैसा वहां पे डेबिट की एंट्री लगा देंगे। ये होता है बच्चों क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और लास्ट बच्चों इस चैप्टर का तीसरा पड़ाव है ये कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, गवर्नमेंट करती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, लेकिन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कम या ज्यादा जो भी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है वो वैसा करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। बात करें अगर किसकी, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है बच्चों, 5 तरीके से क्या करता है आरबीआई कंट्रोल करता है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और एलआरआर। एलआरआर के दो बच्चे सीआरआर और बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, इस रेट को बढ़ा देता है, यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा देता है और डिफ्लेशन के टाइम पे कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेम इंपैक्ट बच्चों किसका पड़ता है, रेपो रेट। रेपो रेट का दूसरा नाम रीपर्चेज, फॉर रेपो रेट, आर फॉर रीपर्चेज। ठीक है, अच्छा वहां पे हमने देखा था जो बी फॉर बैंक रेट, डी फॉर डिस्काउंट रेट, पीडी। ठीक है ना, अच्छा मुझे बताओ जो रेपो रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, और इन्फ्लेशन और के टाइम पे ये रेट को बढ़ा दिया जाता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे, यानी कि मनी सप्लाई को अगर कम करना है तो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, अदरवाइज घटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्या, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए लेता है। उसको क्या पड़ी जरूरत बच्चों से लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए, खासकर ये किसको मैनेज करने के लिए, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए मतलब इसको यूज किया जाता है। इस टाइम पे इस रेट को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई क्या करता है ना, बोलो, जो सिक्योरिटीज होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है, उनको क्या करता है, ओपनली पब्लिक के साथ क्या करता है, सेल और परचेज करता है। ठीक है ना, जैसे कि इन्फ्लेशन हो रही है मार्केट में, तो सिक्योरिटीज को वो सेल करेगा, परचेज करेगा, सेल करेगा, बिकॉज पब्लिक से पैसा निकल जाएगा, और वही हमारा निकालना मकसद है। लेकिन अगर हमें क्या करना है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो हम अपनी सिक्योरिटीज को वापस से बाय बैक कर लेंगे, यानी कि उन्हें रिडीम कर देंगे। क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे, ताकि लोगों के पास क्या चला जाए, पैसा चला जाए। ठीक है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों LRR, और इसके दो बच्चे होते हैं CRR और C फॉर कैश रिजर्व रेशियो, C फॉर सेंट्रल बैंक। एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स परसेंटेज जो टोटल डिपॉजिट्स की किसने बनानी होती है बच्चों, बैंक ने बनानी होती है। कौन से बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने बनानी होती है। किसके पास बनानी होती है, आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास बनानी होती है, उसे बोलते हैं CRR। अगर ये रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो इससे बैंक जो है ना, आपका जो क्रेडिट है वो कम क्रिएट कर पाएंगे। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे इस रेट को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पे इस रेट को कम कर दिया जाता है, मतलब वही अल्टीमेटली मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
ये वो फिक्स परसेंटेज होती है जो जो कमर्शियल बैंक बनाता है किसके पास, खुद के पास, वो भी अप्रूव्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? और वो जो अप्रूव्ड एसेट्स होती है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती है, वो एनकम्बर्ड होती है, अनएनकम्बर्ड होती है। अनएनकम्बर्ड मतलब वो गिरवी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अपने पास इसलिए होना चाहिए बिकॉज जनता पैसा लेने के लिए आएगी अपना, जिन्होंने डिपॉजिट कराया। और इन्फ्लेशन के टाइम पे बच्चों इस रेट को भी क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और डिफ्लेशन के टाइम पे इस रेट को भी कम कर दिया जाता है। नट शेल में अगर बात करूं तो जितने भी रेट है इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा दिए जाते हैं और डिफ्लेशन के टाइम पे कम कर दिए जाते हैं। बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। ये मैंडेटरी नेचर के नहीं होते, वो ऊपर वाले जो होते हैं वो मैंडेटरी नेचर के होते हैं। अच्छा, इसमें तीन होते हैं। पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है ना। ये क्रेडिट राशनिंग भी बोलते हैं। मोरल सुएशन में जो पहले वाला लिख लो, मार्जिन रिक्वायरमेंट। Margin is the difference between the amount of loan which is given by the bank to the borrower and the market value of securities which is offered by the borrower to the commercial bank. उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं बोला मैंने, क्या बोला, अगर तुमने 1 लाख का लोन लिया ना, 1 लाख का लोन लिया तो तुम्हें सिक्योरिटी उसकी ज्यादा की देनी पड़ेगी। मान लिया आपने 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा कराई बैंक के पास, कोलेट्रल, 1 लाख का लोन मिला, तो जो बीच का जो 1 लाख है ना वो मार्जिन हो गया। और समझाता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप। 1.5 लाख का आपको आपने सिक्योरिटी रखवाई है, 1 लाख का आपको लोन मिला है, तो 50,000 का वो जो गैप है वो मार्जिन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इन्फ्लेशन होगी तो मार्जिन को कम किया जाएगा कि ज्यादा किया जाएगा? ये मार्जिन को ज्यादा किया जाएगा, बिकॉज लोन क्या जाएगा, कम जाएगा। और डिफ्लेशन हो रही होगी तो ये मार्जिन को कम किया जाएगा ताकि लोन ज्यादा जाए। ये तो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। नेक्स्ट है बच्चों मोरल सुएशन। ये एडवाइस होती है, जस्ट डायरेक्शन होती है आरबीआई की कि भाई इन्फ्लेशन के टाइम पे कमर्शियल बैंक को बोलते हैं कि लोन मत दो, और डिफ्लेशन के टाइम पे लोन दे दो, ठीक है ना। और लास्ट बच्चों क्या है, इसमें और ऊपर वाले में फर्क है, ये स्पेसिफिक हो जाता है कि इस सेक्टर में लोन देने का है, इस सेक्टर में नहीं देने का। बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेक्टर में एक साथ ही क्या आ रही हो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आ रही है, ठीक है ना। इसको क्या भी बोलते हैं, क्रेडिट राशनिंग भी बोलते हैं। तो बच्चों आज हमने इस भारी भरकम चैप्टर का क्या कर लिया, रिवीजन, कवर अप कर लिया। और उसी के साथ साथ एक जो डाउट आपका था WMA वेज एंड मीन्स एडवांस, वो भी हमने कवर कर लिया। और वेज एंड मीन्स एडवांस का बच्चों जो नोट्स है ना, नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, इसमें कर दूंगा जो आपका वही है, बैंकर टू द गवर्नमेंट वाला जो टॉपिक है। नेक्स्ट टाइम जब अपडेट मिलेगा तो उसमें आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतने करेंगे, बाकी कल।